6 आपके सामने है और मुझे यहाँ पे क्या क्या निकालना है देखना। मुझे यहाँ पे निकालना है T1, टेंशन T1, फिर निकालना है टेंशन T2 और फिर हमें निकालना है इसमें एक्सेलरेशन। 3 चीजें हमें निकालनी है। तो शुरू करते हैं कि किस प्रकार इस क्वेश्चन को लेना चाहिए। तो आपको यहाँ पे 3 ब्लॉक दिख रहे होंगे, है ना। एक ब्लॉक दिख रहा है 2 kg का। बताना मुझे यहाँ पर, पलक बताइए यहाँ पर कौन सा फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा। कि मान लेता हूँ ये 2 kg का ब्लॉक है और उसने हमें सारे एरो भी दे रखे हैं। तो यहाँ टेंशन फोर्स ऊपर लग रहा है कि नहीं, तो टेंशन फोर्स ऊपर, एक्सेलरेशन इन्होंने कहाँ दे रखा है, ऊपर, और वेट फोर्स कहाँ लगेगा, नीचे। तो 20 न्यूटन तो नीचे लग गया। अब एक्सेलरेशन ने किसका साथ दिया है, T1 का या 20 का, T1 का। तो T1 फोर्स क्या हो जाएगा, बड़ा, तो बड़े में से छोटा माइनस, T1 माइनस 20 माइनस, तो ये हो गया नेट फोर्स। नेट फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन, मास है 2, एक्सेलरेशन है a। पहली इक्वेशन बनती हुई नजर आ रही है, तो इस इक्वेशन को बोल देंगे इक्वेशन a। अब चलते हैं हम सेकंड वाले ब्लॉक पर, इस वाले ब्लॉक पर। इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना के देखते हैं। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखेंगे तो 4 kg का ये ब्लॉक है, तो ये 4 kg का ये ब्लॉक है। नीचे की तरफ देखें तो ये 40 न्यूटन यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, यस और नो। अब ऊपर देखें तो यहाँ टेंशन T2 है, तो यहाँ पर हमारी टेंशन T2 है। एक्सेलरेशन हमारे पास यहाँ पर क्या है, A है, ये हमें दे रखा है। क्लियर है। अब मुझे बताना कौन जीतेगा यहाँ पर, कौन फोर्स ज्यादा बड़ा होगा, 40 या T2। तो मैं देखूंगा 40 न्यूटन फोर्स बड़ा होगा। तो 40 में से मैं T2 को माइनस कर दूंगा और ये 4 इंटू एक्सेलरेशन, ये मेरे पास इक्वेशन बन गई सेकंड। 2 इक्वेशन आ गई। अब आते हैं तीसरी इक्वेशन पे, 8 kg पे। अगर ये एक्सेलरेशन इधर हो रहा है और ये इधर जा रहा है तो 8 kg पे एक्सेलरेशन राइट में ही जाएगा। अब यहां पर बताना T2 और T1 में से कौन सा बड़ा है, बताओ ये जरा। T2 बड़ा होगा क्योंकि एक्सेलरेशन ने T2 का साथ दिया। तो T2 में से T1 माइनस और ये आ जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन। ये हो गई हमारी थर्ड इक्वेशन। 3 इक्वेशन आपके पास आ गई हैं। अब इन 3 इक्वेशन से 3 वेरिएबल आपको दिए हुए हैं, तो 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल। अब हम सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं। तो मैं अब इसको आगे लेकर जा रहा हूं। सो आप इसको फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दो। ऐड करेंगे हम, फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड करते हैं। तो T1 माइनस 20 इक्वल टू 2a। फिर यहां देखेंगे माइनस T2 प्लस में 40 इक्वल टू में 4a। तो यहां पर देखें तो T1 माइनस में T2 प्लस में 20 इक्वल टू में 6a। अगर आप यहां पर देखें तो अगर मैं माइनस का साइन कॉमन ले लूं तो इसे T2 माइनस T1 लिख सकता हूं कि नहीं, यस नो। हाँ, तो T2 माइनस T1 की तो वैल्यू कितनी दे रखी है मुझे, 8a। तो माइनस 8 टाइम्स ऑफ a 20 इक्वल टू 6a। तो 20 इक्वल टू 6a प्लस में आ जाएगा 8a, ये कितना आ जाएगा 14a, जो कि 20 के बराबर है। तो 10/7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो एक्सेलरेशन आ गया, है ना। अब इस एक्सेलरेशन को किसी भी वैल्यू में पुट कर दो तो T1 और T2 निकल आएगा, यस नो। तो मैं थोड़ा सा स्पेस और ले लूं। अब किसी भी इक्वेशन में फर्स्ट में या सेकंड में इसे पुट करते हैं। जैसे मान लो फर्स्ट इक्वेशन इधर है तो T1 माइनस 20 ट्वाइस ऑफ a, जो कि 10/7 होता है। तो T1 इक्वल टू 20/7 प्लस में 20 होता है। तो यहां पे देखेंगे 20 को कॉमन, 1/7 प्लस 1, तो यहां आ जाएगा मेरे पास 8/7। तो ये कितना आ गया 160/7 न्यूटन, यस और नो। ऐसे इस a की वैल्यू को यहां पे पुट कर दो, नीचे का दिखेगा कैमरे पे, चेक करना। तो 4 टाइम्स ऑफ a, तो ये आ जाएगा 40/7। तो 40 माइनस 40/7, तो ये फिर से कितना आ जाएगा, 40 को कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस 1/7। तो यहां आ जाएगा मेरे पास 40 इंटू, नीचे का दिखेगा, बोर्ड नीचे का दिख रहा है, ठीक है। तो 240/7 न्यूटन हमारा क्या आ गया, T2। तो आंसर हमने यहां निकाल दिया। के बारे में कुछ शब्द आपसे कहना चाहूंगा कि लेट अस टेक एन एग्जांपल। आपने एक ट्यूब ले ली है ना, और इस ट्यूब में लॉन्गेस्ट ट्यूब है, लेट सपोज। इसका कॉन्सेप्ट पहले समझते हैं। अब इस लॉन्गेस्ट ट्यूब में आपने भर दिया है एक फ्लूइड, कोई एक फ्लूइड इसके अंदर है, ऑयल भी हो सकता है वो,
और मतलब कोई भी एक विस्कस फ्लूइड है, मतलब गाढ़ा फ्लूइड है, कोई भी हाईली विस्कस फ्लूइड आपने इसमें भर दिया। तो अगर आपने कोई भी एक हाईली विस्कस फ्लूइड इसमें भरा है तो अब आप एक लेते हैं मेटेलिक बॉल, एक छोटी सी बॉल ले लेते हैं। आपके स्कूलों में भी ये डिवाइस होती है, बट परफॉर्म कई टीचर करा पाते हैं, कई नहीं। तो यहां पर हम देखें तो हमने एक बॉल ले ली, स्फेरिकल बॉल है ना, मेटेलिक बॉल है, और इसको अंदर थ्रो कर दिया। तो जब ये इस लिक्विड में यहां पर अंदर चली गई होगी, अंदर थ्रो हो रही होगी, उस दौरान यहां पर होता क्या है, स्टार्टिंग में जो वेलोसिटी है वो घटती जाती है। मतलब एक तरीके से क्या होगा कि जब ये बॉल नीचे जाएगी कि तो जो हवा में स्पीड थी उससे तो कम ही रहेगी ना फ्लूइड में। तो जब ये बॉल नीचे जाती जाती है जाते जाते एक मोमेंट ऐसा आता है जब इस पे धक्का लगना कम हो जाता है। धक्का मतलब ग्रेविटी का इफेक्ट इस पे क्या हो जाएगा, नलीफाई। अगर यहां पे इस पे धक्का लगना कम हो गया मतलब एक्सेलरेशन क्या हो गया, जीरो, है ना। धक्का मतलब जी का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो अगर एक पॉइंट पे एक्सेलरेशन जीरो हो गया तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी। अगर एक्सेलरेशन ही जीरो हो गया तो इसका मतलब वेलोसिटी में कोई चेंज है। अगर वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आया तो मेरी वेलोसिटी क्या हो गई, कांस्टेंट, है ना। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, एक्सेलरेशन जीरो हो गया, तो इस बॉल पे लगने वाला सारा का सारा जो फोर्स है वो क्या हो गया, जीरो। अब इस एक्सेलरेशन के जीरो लगने के बाद जो वेलोसिटी मेरे पास आ रही है, जो वेलोसिटी मेरे पास अटेन हो रही है, इसी वेलोसिटी को क्या बोला जाएगा, टर्मिनल वेलोसिटी, है ना। तो मैं लैंग्वेज लिख के टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं डेफिनेशन बोल ही देता हूं। whenever a body insert in the viscous fluid, then it will attain a zero acceleration by which velocity is constant, and that particular velocity is called terminal velocity. Yes or no? तो यहां पे डेफिनेशन लिखने की तो कोई जरूरत नहीं है, मैं दोबारा बोल देता हूं। whenever the spherical body inserted in the viscous fluid, then it will attain a acceleration zero, then velocity become constant, that particular velocity is called terminal velocity. अब यहां पर आगे की चर्चा का क्या विषय है वो देखते हैं। अब इसी बॉडी को मैं जूम इन करने जा रहा हूं। तो मान लेते हैं कि ये हमारे पास स्फेरिकल बॉडी थी और इस स्फेरिकल बॉडी को मैंने फ्लूइड में डाल दिया था, ये रेड कलर का फ्लूइड था। तो जो फ्लूइड है बाहर, उसकी डेंसिटी कुछ ना कुछ रही होगी, उसे हम बोलते हैं सिग्मा। सिग्मा का मतलब डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, ये हमने मान लिया। अच्छा, और जो अंदर बॉडी है ये भी किसी मटेरियल की बनी होगी, इसको बोल दिया रो। तो रो मतलब डेंसिटी ऑफ मटेरियल या डेंसिटी ऑफ बॉल। तो जो भी हमने मटेरियल लिया है उसकी डेंसिटी है रो। अच्छा, इस बॉल का रेडियस कुछ ना कुछ रहा होगा, उसको हम बोल देते हैं आर। अगर ये बॉल नीचे जा रही है तो इस पर क्या लगेगा, ऊपर की तरफ थ्रस्ट लगेगा कि नहीं, थ्रस्ट फोर्स। थ्रस्ट, पानी थ्रस्ट छोड़ता है ना, तो टी का मतलब क्या हो गया, थ्रस्ट, ऊपर की तरफ लग गया थ्रस्ट। आर्किमिडीज प्रिंसिपल में भी आता था। अच्छा, इसका कुछ ना कुछ मास है तो इसका वेट फोर्स कहां लगेगा, डब्ल्यू नीचे, तो कुछ ना कुछ वेट फोर्स भी हो गया। दूसरा, जब ये बॉल जा रही होगी तो जो लिक्विड है, लिक्विड इस पे कौन सा फोर्स लगा देगा, बायंट फोर्स लगाएगा कि नहीं। तो लिक्विड इस पे कौन सा फोर्स लगाएगा, बायंट फोर्स। सारे फोर्सेस मेरे पास निकलकर एक तरीके से आ चुके हैं। अब मुझे यहां पर आगे का कार्यकलाप करना है कि जो भी आपके पास फोर्स आया है एक तरीके से अब इसको इक्विलिब्रियम में मानेंगे, क्योंकि अभी भी हमने क्या बोला, एक्सेलरेशन यहां पे क्या है, जीरो है। अब यहां पर देखना, टी और एफ, टी ऊपर लग रहा है, एफ ऊपर लग रहा है और डब्ल्यू नीचे लग रहा है ना, तभी नेट फोर्स मिलेगा कि नहीं। और एक्सेलरेशन जीरो है तो टी प्लस में एफ माइनस में डब्ल्यू हमारा जीरो के बराबर हो जाएगा। यस नो, पक्का ना यही है, थ्रस्ट ऊपर, एफ ऊपर, डब्ल्यू नीचे, और कोई पार्ट तो नहीं है। तो एफ और टी एक टीम में है, डब्ल्यू एक टीम में है और इक्वल टू जीरो होता हुआ नजर आ रहा है। आपको ये इक्वेशन याद रखनी है। अब इसमें पहले थ्रस्ट के ऊपर काम करेंगे जो कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल देगा, फिर इस फोर्स के ऊपर काम करेंगे जो कि स्टोक लॉ देगा, और डब्ल्यू तो सिंपल वेट होता ही है। तो सबसे पहले थ्रस्ट को कैसे निकालेंगे, बाय द आर्किमिडीज प्रिंसिपल लगा के। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या बोलता था कि अगर आप किसी भी भार को, किसी भी मास को पानी में डालते हो तो उतना ही पानी ऊपर आ जाता है। ये जो फोर्स है ये कौन देगा, स्टोक लॉ देगा, स्टोक लॉ जो कि फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ते थे। तो स्टोक लॉ क्या होता था, F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा इंटू आर इंटू वेलोसिटी। ये याद करना चाहिए आपको, है ना।
अब आ गई वेट की बात। वेट क्या होता है? मास इनटू ग्रेविटी। तो शुरू करते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट यहां पर अब इन तीनों ही वैल्यूज को निकालने का है। तो मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए होगा, तो मैं टिल्ट कर रहा हूं कैमरा। सो देखते हैं यहां पर क्या क्या पोर्शन बन सकता है। सबसे पहले हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल फ्लूइड पे अप्लाई होता है। किस पे अप्लाई होता है? फ्लूइड। पानी की वजह से लग रहा है ना, तो किसकी डेंसिटी कंसीडर करेंगे? पानी की, है ना। तो सबसे पहले हम थ्रस्ट की ही बात कर रहे हैं। कैमरा दिख रहा है यहां तक? तो थ्रस्ट इज द फोर्स। तो हम क्या बोलेंगे? वेट ऑफ लिक्विड, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी, डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। जब ये बॉल पानी में गिराई गई तो उतना ही जो वेट है वो पानी का ऊपर आया होगा कि नहीं? मानते हो? और वेट फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू ग्रेविटी, m इंटू में g। मास को क्या लिख सकते हैं? डेंसिटी किसके लोगे? पानी की वजह से हो रहा है ना, पानी का मास ऊपर आ रहा है ना, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम इंटू में ग्रेविटी। यस और नो? बिल्कुल ठीक है, यहां तक हम पहुंच चुके हैं। अब वॉल्यूम क्या होता है इसका? सिग्मा इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी। ये मेरे पास थ्रस्ट निकल आया कि नहीं? तो इसे इक्वेशन ए दे देते हैं। फिर आते हैं फोर्स पर। फोर्स हमने ऑलरेडी निकाल रखा है, 6 पाई ईटा इंटू आर इंटू में वी। ये हो गई मेरी बी इक्वेशन। अच्छा, अब डब्ल्यू तो निकाल लोगे? डब्ल्यू तो आसान है। तो यहां पे डब्ल्यू मास इंटू ग्रेविटी, सेम। अब यहां पर किसके वेट की बात कर रहे हैं? बॉडी के। तो डेंसिटी कौन सी आएगी? रो। तो मास को क्या लिख सकते हैं? रो इंटू में वॉल्यूम इंटू में ग्रेविटी, रो जीवी। वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 4/3 पाई आर की क्यूब इंटू में ग्रेविटी डब्ल्यू हो गया। तो ये पूरा पोर्शन निकल कर आ रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? इक्वेशन सी। यस और नो? चलिए ठीक है, ये भी हो गया। हितार्थ, पहले वाली वीडियो कंप्लीट हो गई? कर ली? ऑनलाइन पढ़ना पसंद था ना तेरे को? देख, मैं ऑनलाइन ही आ गया। अब इतनी वीडियो डाल दी मैंने कि अब तू देख, सारा कवर कर दे, खत्म कर दे सब। वीडियो रिकॉर्डिंग पे भाई फंसवा देगा तू मुझे। मैं ये बोल दूं कि ये पेपर रिकॉर्ड होगा और सच में आ जाए, है ना, तो पेपर फिक्सिंग का क्लेम लग जाएगा मुझ पे। चलो यहाँ पे देख, क्वेश्चन वही आ रहे हैं, वेदर इट विल बी एनी काइंड ऑफ स्कूल। चाहे मैं रुक्मणी देवी पब्लिक स्कूल की बात कर लूँ या बहुत सारे अच्छे स्कूल भी हैं, कोई सारे, बहुत सारे क्या, सारे अच्छे स्कूल हैं, क्योंकि जिनकी HOD जो होती हैं और पेपरों पे काम करते हैं वो लोग, है ना, सारे डालते हैं, तो वो ऑब्जर्वेशन क्राइटेरिया लेते हैं ना पहले कि हाँ मार्केट में क्या चल रहा है। सो दैट मीन्स आप देखेंगे हर जगह कुछ तो बच्चों के लिए लेयरिंग सिस्टम होता है। लेयरिंग सिस्टम मतलब जैसे सैंडविच बनाते हो ना, पहले लेयर चढ़ाते हो बर्गर की, पिज़्ज़ा की, तो लेयरिंग सिस्टम में क्या है कि हर बच्चे का ध्यान रखता है स्कूल। वो कहते हैं कि बच्चा इतना नहीं पढ़ रहा तो इतना पढ़ के पास हो जाए, तो जो कुछ नहीं पढ़ रहा तो डेरिवेशन रटवा देते हैं उसे, है ना, तो डेरिवेशन से ही पास हो जाए, तो लेयरिंग सिस्टम। लेकिन जिसको डेरिवेशन अच्छी आती है उसकी रीजनिंग कैपेबिलिटी को इंप्रूव करना होता है। कई स्कूल स्पॉन्टेनियस बिहेवियर ज्यादा मांगते हैं, जो कि मांगना भी चाहिए कि एकदम से अनसीन क्वेश्चन डाला जाए कि बच्चे का स्पॉन्टेनियस रिएक्शन तो चेक करें, थोड़ा ना रटे रटाए क्वेश्चन दे दिए, तो उन चीजों पे भी ध्यान रखना पड़ता है। तो जरूरी, अब मान लो इस चीज को रटवा के भेज दूं, अब इसमें क्या फायदा होगा, उससे आपकी कोई जीवन की इंप्रूवमेंट नहीं होने वाली। तो स्कूल काम करता है उन क्वेश्चंस पे, देता ये टॉपिक है, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी बदलता है ना, तो उसकी तरफ से इसी तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए। तो यहाँ देखना A, B और C तीनों पार्ट आ गए, अब इसमें पुट कर देते हैं। तो W को एक तरफ ले जाओ और ये क्या आ जाएगा? T+F, है ना, क्या आ जाएगा मेरा? T+F। अब आगे का पार्ट शुरू कर रहे हैं कि कैसे हम यहां पर निकाल सकते हैं कि W की जगह आ जाएगा रो टाइम्स ऑफ 4/3 पाई आर की क्यूब इंटू जी इक्वल टू, फिर T की जगह आ जाएगा सिग्मा इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी, फिर फोर्स आ जाएगा 6 पाई ईटा आर इंटू बी। यस और नो? अब आप देखेंगे सब में पाई स्वाहा हो रहा है, सब में जी नहीं हो रहा। फिर उसके बाद और कौन कौन फंस रहा है? यहां पे देखेंगे 4/3, 4 इसको इधर ले जाओ, तो रो टाइम्स ऑफ 4/3 आर की क्यूब इंटू जी माइनस, फिर यहां सिग्मा इंटू 4/3 आर की क्यूब इंटू जी इक्वल टू 6 पाई तो कट गया, 6 ईटा रेडियस इंटू बी।
अब देखो कौन कौन कॉमन आ रहा है, रेडियस ऑफ बॉडी। हाँ हाँ होगा होगा, बिल्कुल होगा। हाँ, ये भी बात ठीक है, रेडियस मैंने एक छोटा लिख दिया एक बड़ा लिख दिया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन है तो वो एक ही। अब यहां पर देखेंगे 4/3 आर स्क्वायर इंटू जी कॉमन आ रहा है, और यहाँ रो माइनस सिग्मा आ रहा है इक्वल टू 6 ईटा इंटू में वी, ये बन रहा है कि नहीं। अब यहां पर देखना 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो यहां आ जाएगा 2/9 आर स्क्वायर इंटू जी, यहां आ जाएगा रो माइनस सिग्मा, यहाँ ईटा इंटू वी, ईटा को भी देश निकाला दे दो, 2/9 ईटा आर स्क्वायर इंटू जी, यहां आ जाएगा रो माइनस सिग्मा इक्वल टू वेलोसिटी, यही था ना। तो हमने ये पूरा प्रूफ कर दिया, तो डेरिवेशन खत्म। मैं दोबारा दिखा देता हूं कैमरे पे, हमें टर्मिनल वेलोसिटी प्रूफ करनी थी, उसकी डेरिवेशन आपके सामने है, और उसकी पूरी डेरिवेशन हमने यहाँ पे कर दी है। बस बेसिक वही था, थ्रस्ट आर्किमिडीज प्रिंसिपल से लेना था, फोर्स स्टोक्स लॉ से लेना था, और डब्ल्यू मेरा वेट फोर्स होता है, mg होता है। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 का सॉल्यूशन हम करने जा रहे हैं। इसमें लिखा है एक सैंपल गैस है, उस गैस का गामा दे रखा है 1.5 एंड इज कंप्रेस्ड एडियाबेटिकली, मतलब उसका वॉल्यूम घट गया, और एडियाबेटिक की कंडीशन क्या होती है, पीवी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, यस और नो। इसका मतलब वॉल्यूम घट रहा है इफ इट्स इनिशियल प्रेशर, अब इनिशियल और फाइनल का मतलब क्या होगा, P1 V1 की पावर गामा, यहां P2 V2 की पावर गामा। कैलकुलेट द फाइनल प्रेशर, वी हैव टू कैलकुलेट द फाइनल प्रेशर। इनिशियल प्रेशर कितना होगा, 50 इंटू 10 की पावर 3। V1 इनिशियल वॉल्यूम कितना दे रखा है, 1600, यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि रेशो का मामला है ना, कट जाएगा ना जो भी यूनिट होगी, मीटर क्यूब, और उसकी पावर गामा, गामा कितना दे रखा है 1.5। P2 हमें निकालना था, V2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 400 की पावर 1.5, यस और नो। अब देखना 150 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 1600 की पावर 1.5 डिवाइडेड बाय 400 रेज टू पावर 1.5 इक्वल टू P2। अब यहां पे कैलकुलेशन करते हैं, देखो ये दोनों पावर कॉमन है, तो 4 4 जा 0 से 0 कटेगा, और 4 4 जा 16 होता है, तो 4 की पावर 1.5 आ गया कि नहीं। अब P2 निकालेंगे तो 150 इंटू 10 की पावर 3, 4 को क्या लिख सकते हो 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 की पावर 1.5, और डिवाइडेड बाय नीचे तो कट ही गया 1 की पावर 1.5, उसकी तो कोई वैल्यू नहीं है ना, ये तो कट गया ना, 1 आ गया नीचे, तो इसको तो हटा ही दो, 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही होता है। अब ये 1.5 और 2 को मल्टीप्लाई कर दो, तो 150 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 2 की पावर क्या आ जाएगा 1.5 इंटू 2 3 आएगा कि नहीं। अब यहां पर देखना 150 इंटू में 8 इक्वल टू 10 की पावर 3, बताओ प्रेशर कितना आएगा। अरे 8 इंटू 15 कर दो, 120 होता है, 120 के आगे कितने जीरो, 4 जीरो है ना, तो P2 की वैल्यू निकल जाएगी कि नहीं। तो यहां पर आ जाएगा 1200 किलो पास्कल, 1200 किलो पास्कल, ये बनेगा पार्ट। चलो पहला पार्ट तो खत्म कर दिया, अब बी पार्ट पे आते हैं। बी पार्ट क्या पूछा, वर्क डन, क्या पूछा है, वर्क डन का फॉर्मूला एडियाबैटिक में क्या होता था बताएंगे जरा, मैं स्पेस ले लूं थोड़ा सा। देखेंगे वर्क डन का फॉर्मूला, बी पार्ट, वर्क डन होता था P1 V1 माइनस P2 V2 डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1, यस और नो। अब यहां देखना P1 की वैल्यू आपके पास है, वेयर इज P1, P1 दे रखा है ना 150 किलो पास्कल, V1 कितना है 1600 सेंटीमीटर की क्यूब में है, सेंटीमीटर की क्यूब, माइनस P2, इस वैल्यू को यहां पे चेंज कर लेना, P2 की वैल्यू कितनी है हमने निकाली 1200 किलो पास्कल, 1200 इंटू 10 की पावर 3, फिर इंटू में V2 कितना है 400, तो ये नेगेटिव आएगी वैल्यू है ना, सेंटीमीटर की क्यूब, क्योंकि बड़े वॉल्यूम इधर है, मतलब इनिशियल वॉल्यूम से छोटा वॉल्यूम माइनस हो रहा है, नहीं
देखते हैं क्या आ सकती है। गामा की वैल्यू 1.5 -1, कैलकुलेशन कर सकते हैं आप इसकी, देंगे कैलकुलेशन सेंटीमीटर की क्यूब को मीटर की क्यूब में कर लेना। मैं डायरेक्ट आंसर दे सकता हूं क्या इसका, ताकि कैलकुलेशन में टाइम बचे। 1.2 किलो जूल, माइनस में आ रहा है वक्डन, मतलब इसका मतलब वक्डन ऑन द सिस्टम हो रहा है। बात ठीक बोली है, क्योंकि कंप्रेस हो रहा है ना पार्ट, आप कंप्रेस कर रहे हो सिस्टम पे, जोड़ लगा दे तो वक्डन या नेगेटिव आएगा। क्योंकि आप छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू माइनस कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर है हमारा यहाँ पे 29, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो केस बेस्ड में तो पूरी थ्योरी लिखनी पड़ती है, वो रामायण मैंने नहीं लिखी है, वो आपकी स्क्रीन पे मैं पढ़ के सुना देता हूं। तो देखो ये सेक्शन डी है, कोशिश करूंगा आपके कैमरे पर ये ठीक आए। तो ये हमारा सेक्शन डी दे रखा है 29 क्वेश्चन, और लिखा हुआ रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। इफ अ स्टोन इज थ्रोन बाय हैंड वी सी इट फॉल बैक टू द अर्थ, of course using machines we can shoot on an object with much greater speed with a greater and greater initial speed, so the object scales higher and higher heights. The natural query that arises in our mind is, can we throw an object with such high initial speed that it doesn't fall back to the earth? क्या हम कोई चीज इतनी तेज फेंक सकते हैं कि वो अर्थ पे वापस ही ना आए, है ना। कुछ लोग भगवान कृष्ण की मूवी वगैरह देखते होंगे तो उसमें उनकी क्रीड़ा का एक बखान आता है जिसमें वो बॉल को मारते हैं और आसमान में चली जाती है, वापस ही नहीं आती, तो इसके वेलोसिटी रही होगी। चलो, द मिनिमम वर्टिकल स्पीड विद विच बॉडी बी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड इन ऑर्डर दैट इट मे जस्ट एस्केप द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ इज कॉल्ड द एस्केप स्पीड। एस्केप का मतलब क्या होता है, बाहर निकल जाना। तो स्पीड वो स्पीड जिससे हम बाहर ही निकल जाए अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से। थर्ड पैरा, अर्थ सैटेलाइट आर द ऑब्जेक्ट विच रिवॉल्व अराउंड द अर्थ इन द सर्कुलर और इलिप्टिकल ऑब्जेक्ट या ऑर्बिट। मोशन ऑफ अ सैटेलाइट इज वेरी सिमिलर टू द मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन। द सैटेलाइट इज लॉन्च यूजिंग मल्टी स्टेज रॉकेट whose function is to take the satellite to a suitable height above the earth atmosphere and then to project it with a high speed in a horizontal direction so that it is established in its orbit. So the minimum horizontal speed required to put a satellite into a given orbit around the earth is called the orbital speed, and the time taken by the satellite to complete one revolution around the earth in its stable orbit is called the time period. अब हमारा पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, तो शुरू करें। तो बात इसने टाइम पीरियड की कही, तो अब हमें याद होना चाहिए कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होना, मतलब क्या लिखना चाहिए हमें यहां पर। तो टाइम पीरियड आएगा 2 पाई अपॉन में r, ये हमें याद होना चाहिए। इसके लिए r प्लस एच की होल क्यूब अपॉन ग्रेविटी की पावर 1/2। ये ऑर्बिटल वेलोसिटी में हम डिराइव करते थे, लेकिन हम बोल रहे हैं जो हाइट है h है, ये तो नेग्लेक्ट ही हो जाएगी, एक तरीके से खत्म ही कर दोगे। तो जो यहाँ पे 2 पाई r होगा वो हो जाएगा r क्यूब अपॉन g रेज़ टू पावर 1/2। ये सुनो, अब इस पूरे पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं देखियो, पहले मास निकालते हैं। मास क्या होता है, डेंसिटी इनटू में वॉल्यूम, है ना। डेंसिटी ऑफ अर्थ इनटू में वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब। ये हमारा क्या आ गया, मास आ गया। इतनी बात मानते हो। अगर मुझे यहाँ पे डेंसिटी तक पहुंचना है तो मास का सारा मुझे लेना ही चाहिए था। अब इतनी वैल्यू आने के बाद अब मैं क्या काम करूंगा कि जो वैल्यू मेरे पास आ रही हैं इसमें मैं टाइम पीरियड और एक पार्ट लेता था। अगर आपको याद हो तो टाइम पीरियड मास की टर्म में क्या आता था, कोई बता पाएगा? 2 पाई अंडर रूट r की क्यूब अपॉन gm लिख सकते हैं ना, यहीं से 2 पाई m अपॉन r की क्यूब ऐसा लिखेंगे। इसका फॉर्मूला हम बनाते हैं डेरिवेशन से, 2 पाई r की क्यूब अपॉन gm, r की क्यूब अपॉन में gm। ये सुनो, ये हमें याद करना है बेसिक फॉर्मूला। बेशक इससे पहले वाला ना याद हो चलेगा, लेकिन ये वाला फॉर्मूला याद करना चाहिए। तो यहीं से हमने g की वैल्यू, ये सब कैसे आया बता देता हूं। ग्रेविटी हमारी क्या होती थी, gm अपॉन r स्क्वायर। इसी वैल्यू को यहाँ पे इंसर्ट करेंगे g की जगह, है ना, फिर ये निकल आएगा। ये सुनो, तो ये फॉर्मूला हमारा बना। अब यहां पे देखना मास आपने निकाल रखा है तो इसको उठा के यहां पटक दो। तो टाइम पीरियड इज 2 पाई अंडर रूट r क्यूब अपॉन में g, मास की जगह आ जाएगा रो टाइम्स 4/3 पाई r की क्यूब। ये पोर्शन मेरा बना। अब आप देखेंगे r की क्यूब से r की क्यूब कट गया, बाकी सारी टर्म्स तो कांस्टेंट है। आप देख पाएंगे कि जो हमारे पास आ रहा है टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी आ रही है अंडर रूट में कि नहीं।
तो डेंसिटी ऊपर ले जाओगे तो डेंसिटी की पावर -1/2 आ रही है कि नहीं, तो कौन सा ऑप्शन जाएगा, है ना, बस ये था। तो इसी के साथ अगले पार्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड है द एस्केप वेलोसिटी फॉर अ बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड इफ द बॉडी इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, है ना। तो क्या होगा आंसर, अब मेरी एक बात समझना ध्यान से, एस्केप वेलोसिटी gm/r होती है, ये सुनो 2gm/r, या फिर वेलोसिटी होती थी √2gr, ये पढ़ते थे ना। क्या इन दोनों में कोई एंगल आ रहा है इन फॉर्मूले में? फॉर्मूले में जब एंगल ही नहीं आ रहा तो एस्केप वेलोसिटी तो एंगल के इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब एस्केप स्पीड हमारी क्या रहेगी, सेम। और एस्केप स्पीड अर्थ की क्या होती है, याद करना चाहिए, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। तो ये सेकेंड पार्ट भी हमारा फिनिश होता हुआ नजर आ रहा है। अब हम चलते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन भी पढ़ देते हैं। थर्ड क्वेश्चन थ्योरी का था तो मैंने लिखा नहीं है, तो मैं क्वेश्चन पेपर आपके सामने दिखा रहा हूं। थर्ड क्वेश्चन है अ सैटेलाइट इज मूविंग इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द अर्थ if the mass of satellite is very small as compared to the mass of earth then which of the following statement is true? तो पहला ऑप्शन है एंगुलर मोमेंटम सैटेलाइट अबाउट द सेंटर ऑफ अर्थ चेंजेस इन डायरेक्शन बट इट्स मैग्नीट्यूड रिमेन कांस्टेंट। तो यही पार्ट जो होगा वो कंजर्व होता है, कांस्टेंट होता है। पहला ऑप्शन ही ठीक है क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे पार्ट जाता है ना, बाकी आप नीचे का अपने आप रीड कर सकते हैं, पहला ही ऑप्शन ठीक है। Satellite is moving, if a satellite is moving with a speed of total energy दे रखी है, तो सबसे पहले देखो इस वाले पार्ट में ना, पूरे पार्ट में सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये सब दे रखा है। तो मतलब E का रिलेशन, K का रिलेशन और U का रिलेशन मुझे पता होना चाहिए। तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं, एनर्जी का रिलेशन कभी भी आए तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का हाफ होगी माइनस में, ये आपको याद कर लेना है। दूसरा, हमें ये तो पता है कि टोटल एनर्जी जो होती है वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होती है, मानते हो। अगर इसे मैग्नीट्यूड वाइज लोगे तो ये U/2 हो जाएगा, तो ये 2K हो जाएगा। क्या 2K, U = 2K लिखूं तो वहां क्या आ जाएगा 3K। अब मेरी बात ध्यान से समझना, अगर आप यहां पे K = -U/2 ले रहे हो जो मैंने बताया था, तो अगर आप इस वैल्यू को यहां पे रखते हो उठा के, तो K की जगह -U/2 प्लस में U, एक में से आधा गया, कितना आता है, आधा। तो U की वैल्यू क्या आएगी 2E। कहां मिल रहा है, कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, क्लियर है? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी होती है। सो यहां पर हम साइन को कंसिडर करते हैं, साइन को हटा नहीं सकते, हटाते देखो 3 आ जाएगा, गलत ऑप्शन बनेगा। ठीक है, तो इतनी बात हमें समझ में आ गई। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन खत्म होता है।